नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एलएन के यूट्यूब चैनल पर। जेई मेन अब हो चुका है और अब हम सभी जेई एडवांस की पूरे उत्साह से तैयारियां कर रहे हैं। हमारे मन में उसको लेकर बहुत सवाल जवाब रहते हैं, कुछ शंकाएं रहती है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनका जेई मेन में एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्कोर कम रहा, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी वहाँ आ ही जाती है। हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए टीम एलन आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया है, वो है क्रैक आईआईटी। आपने उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखा होगा और वो वीडियो का लिंक यहाँ लाइव चैट में हमने पिन कर दिया है, आप इसे देखिए। आप डिस्क्रिप्शन में इसे पाएंगे। वो इंट्रोडक्टरी सेशन देखने के बाद ही आप ये आज का सेशन देखें। उस सेशन में आपको बताया गया है कि आईआईटी का जो जेई एडवांस आईआईटी में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम है वो जेई मेंस से बिल्कुल अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपका टेम्परामेंट थोड़ा अलग होना चाहिए। तो बच्चों, जेई मेंस अब हो चुका है, इट्स ओवर फॉर यू। आइए अब अलग तरह से जेई एडवांस की तैयारी करें। रिक्वायरमेंट अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा कि बहुत ज़्यादा स्कोर वहाँ पर नहीं आ रहा है। आज तक किसी भी टॉपर ने भी 100% स्कोर वहाँ पर नहीं किया है। तो आपके बोर्ड के जो मार्क्स हैं या जेई मेन के जो मार्क्स हैं उससे थोड़े डिफरेंट मार्क्स वहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ किसी तरह कम नंबर आने पर जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या पुराने पेपर दे रहे हैं तो परेशान ना हो। अगर हम यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बना देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस कैटेगरी में लाए करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें और क्या तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा उस सेशन में आपको बताया गया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने आएंगे, तो आज इस श्रृंखला में हम आपके सामने हैं केमिस्ट्री टीम के साथ। तो आज की टीम में मैं डॉक्टर सोनल राजौरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपके साथ हूं। हमारे साथ नीरज कुमार सर हैं फिजिकल केमिस्ट्री से और कपिल वाधवा सर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और हम टीम एलन की तरफ से आपको ये गाइड करेंगे कि आपकी आज की केमिस्ट्री की तैयारी कितनी है और यहाँ से हम जेई एडवांस के पेपर तक इसे कॉन्फिडेंस बनाए रखते हुए और कितना पॉलिश कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए नीरज सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टूडेंट्स को सर गाइड करें कि पेपर किस तरह का इन सालों में आ रहा है और फिज़िकल केमिस्ट्री क्या उसे पूरी ही करनी है या कैटेगरी वाइज वो कितने टॉपिक्स कर ले तो उसका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर अभी पिछले 3 सालों में फिजिकल केमिस्ट्री में आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज वो डिस्प्ले हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लगभग हर टॉपिक से आईआईटी क्वेश्चन पूछता है और हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे जेई मेंस में मोस्टली क्वेश्चन जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन बी में थे, बट यहाँ जेई एडवांस में हर टाइप के क्वेश्चन में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का प्रेजेंस रहता है। अब जैसे इसमें टॉपिक वाइज यदि आप देखें तो मोल कंसेप्ट हुआ, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, चाहे गैसियस स्टेट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल किसी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, किसी साल किसी टॉपिक का वेटेज कम हो जाता है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आपको ओवरऑल सबकी तैयारी करनी है, सब कुछ पढ़ना है, बट बी श्योर कि मोस्ट ऑफ द टाइम आईआईटी फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट भी फिजिकल केमिस्ट्री में तो लगभग सारे क्वेश्चन सही बना ही देता है। एंड ये तो हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है स्टूडेंट्स। यह तो हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की पिछले 3 सालों का ट्रेडिशन कि आईआईटी लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कपिल वाधवा सर को, जो आपको गाइड करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यस सर। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, तो मैं इनऑर्गेनिक के लिए बोलूँ तो थोड़ा सा हमारा फिजिकल थोड़ा अलग फ्लेवर है। इसमें चैप्टर हमारे काफ़ी सारे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चैप्टर से क्वेश्चन मिल ही रहा है अपने को हर साल। देख ले आप, जैसे 21 में पीरियोडिक का, केमिकल बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, एस ब्लॉक का भी नहीं है, डी ब्लॉक का भी नहीं है। ऐसे हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सारे चैप्टर कवर हो, जरूरी नहीं है ये। अब क्वेश्चन की संख्या की बात करूं तो ऑन एवरेज दोनों पेपर मिलाकर के 11-12 क्वेश्चन होते हैं। 19 में 11 देख रहे हैं आप, 20 में 11 हैं, हाँ 21 में 9 ही क्वेश्चन थे। ये तो हुआ हमारा पेपर के बारे में जो बताया कि
कौन कौन से टॉपिक्स से कवर हो रहे हैं क्वेश्चन। देखिए आप देखा हो कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ रहा है, आइसोमेरिज्म वीबीटी वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कवरेज हो रहे हैं, मेटलर्जी में आ रहे हैं। तो टॉपिक तो आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर भी छूट रहे हैं हमारे थोड़े बहुत, हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट देखूँ अगर मैं तो कोऑर्डिनेशन का वेटेज हर साल अच्छा आ रहा। देखिए आप मेटलर्जी में से एक क्वेश्चन लगभग बन ही रहा है। डी ब्लॉक हुआ हमारे इसमें। एडवांस में बच्चों सॉल्ट की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मेंस की अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सारे पेपर मिलाकर भी शायद बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे प्योर सॉल्ट के, लेकिन जेई एडवांस का पेपर सॉल्ट के बिना नहीं बनता है। तो और क्वेश्चन भी कई बार थोड़े मीडियम कैटेगरी के होते हैं, कई बार बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर। तो सॉल्ट के लिए थोड़ी हमें अलग मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 3 साल के पेपर के बारे में आपको बताया है। अब राजौरा सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। थैंक यू सर। जैसा आपने बताया सर, फिजिकल से इनऑर्गेनिक का ट्रेंड थोड़ा अलग है, तो डियर स्टूडेंट्स उसी बात को और कंटिन्यू करूं तो ऑर्गेनिक का थोड़ा और भी इससे एक कदम आगे है। यहाँ पर सब टॉपिक्स की बाउंड्री खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए 3 साल के अभी आपको स्क्रीन पर पेपर 1 और पेपर 2 में टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे, तो बहुत सारे टॉपिक इसमें खाली छूटे हुए हैं। लेकिन अब लास्ट में एक कॉलम मैंने दिया है, आप वो देखें, मिसलिनियस मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो ये कवर कर लेते हैं बाकी सारे टॉपिक्स को। तो जो लंबे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिएक्शंस प्रोडक्ट गैस करने के लिए पूछते हैं, पी से क्यू बना, क्यू से आर बना, आर से एस बना, एक एक एरो पर 5-5 रिएक्शन लिख के पूछते हैं, 5 पहले में, 5 दूसरे में, 4 तीसरे में, तो ऐसे 14 रिएक्शन आई, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो अनलाइक फिजिकल केमिस्ट्री और थोड़ा इनऑर्गेनिक से भी एक कदम आगे, ऑर्गेनिक में सब टॉपिक्स की बाउंड्री खींचना थोड़ा मुश्किल है। तो वो स्टूडेंट ऑर्गेनिक में हेवीली और जल्दी स्कोर करते हैं जिन्होंने पूरा एरिया तैयार किया हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पिछले साल तो कुछ कुछ इंडिविजुअल टॉपिक से, जैसे आइसोमरिज्म से एकदम इजी क्वेश्चन देखते हो जाने जैसा था, हेलोजन डेरिवेटिव का अकेला था, हाइड्रोकार्बन जो 11th NCERT जैसा टॉपिक सीधा आ जाता है। एक और ख़ास बात है जो जेई मेन से इसको डिफरेंट कर देती है कि वहाँ पर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑर्गेनिक लगभग ना के बराबर पूछी जाती है, जबकि यहाँ पर उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये मानकर चलिए कि अगर पूरा तैयार है तो बहुत जल्दी क्विक कर लेंगे, वरना हम जब इंडिविजुअली और डिटेल में अभी कुछ देर में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक को पकड़ के आप कर लें तो 30%, 50%, 70% तक आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये श्रृंखला भी हम शुरू करें, और इसमें भी मैं सर सबसे पहले सर आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा नीरज सर कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री में अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक नहीं कर पा रहा किसी रीज़न से, तो क्या उसे और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, या जो टॉपिक अवेलेबल है उससे वो इजीली 30% स्कोर कर सकता है जेई एडवांस में? और मुझे लगता है सर 30% का स्कोर एक अच्छा स्कोर रहेगा, अगर वो कर ले तो उसका सिलेक्शन तो यहाँ से हो ही सकता है। जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि क्रैक आईआईटी सीरीज़ में पहले वाले पार्ट में आपको बतलाया जा चुका है कि 30% स्कोर भी ऑलमोस्ट आपके आईआईटी में कहीं ना कहीं एडमिशन की गारंटी होती है। आप 30% भी जेई एडवांस में स्कोर करते हैं तो आप आईआईटीएन तो बन रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआती कर रहे हैं 30% प्लस स्कोर के लिए। अब फिजिकल केमिस्ट्री में यदि आप 30% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मोल अनमोल है, मोल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत टफ क्वेश्चंस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो छोटे छोटे एन फैक्टर कैलकुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और एन फैक्टर के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह पर ज़्यादा न फोकस करके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस कर लें, तो एन फैक्टर कभी भी गलत नहीं निकलेगा और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हर साल आईआईटी एडवांस पूछता है। थर्मोडायनेमिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यह मॉडर्न फिजिक्स का आपका टॉपिक है, प्लस थर्मोडायनेमिक्स हीट यूनिट का टॉपिक है। और यदि आपने अगले 25 दिनों में इन 2 टॉपिक की भी तैयारी बहुत बढ़िया से कर ली तो फिजिक्स में भी आपके स्कोर बढ़ेंगे, एज वेल एज केमिस्ट्री में भी यह फ़ायदा देगा। और लगभग हर साल आईआईटी इन टॉपिक से तो पूछता है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक्स के पीछे एकदम लग जाइए। यदि आपका थर्मोडायनेमिक्स वीक भी है तो चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री
एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अभी हमारे पास 25 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि यह फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अच्छा इंपॉर्टेंस, अच्छा वेटेज रखता है, तो उस पर तो कमांड होनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल या स्पेक्ट्रम वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन से, सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेन इक्वेशन से ऑर्बिटल पहचानना, रेडियल एंड एंगुलर नोड के बारे में, जो कि बहुत आराम से आप कर सकते हैं, तो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करें। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं फिर से बोल रहा हूँ, 30% प्लस लाना यह बहुत ही आसान काम है। और एक सजेशन और मैं सर लोगों से मतलब परमिशन लेते हुए बोलना चाहूँगा कि यदि आपका केमिस्ट्री में अभी तक बहुत अच्छा स्कोर नहीं जा रहा है, तो आप तीनों केमिस्ट्री पर बराबर समय देने के बजाय आप फिजिकल केमिस्ट्री पर थोड़ा सा वेटेज अपना दे सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला वाले क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी, आई थिंक सर बिल्कुल ऐसा सही, करना चाहिए। कोई भी 2 केमिस्ट्री पर भी आप फोकस करेंगे तो एटलीस्ट आप स्कोर कर लेंगे। IIT कभी भी आपके माने आप कितने नॉलेजेबल हैं उससे आपका रैंक डिसाइड नहीं करता है, आपने कितना स्कोर किया यह आपका रैंक डिसाइड होता है। तो रैंक के लिए स्कोर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रैदर दैन कि हम ईगो बना लें कि मुझे यह पूरी पढ़ लेना है, सिलेबस यह पूरा पढ़ लेना है। अब मैं KW सर से आग्रह करता हूं कि आपको इनऑर्गेनिक के लिए गाइड करें। बच्चों, पहले तो मैं आपको एक अपडेट कर दूं, हमारा सेशन है आज का, इसमें 3 राउंड चलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 30% प्लस कैसे लाना चाहते हैं। अगर आपका आप वास्तव में बाउंड्री पे केस से हैं, 20% 25% स्कोर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं 30% में जेईई में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, किन टॉपिक को पढ़ के जाऊंगा, अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम एक राउंड और चलाएंगे, उसमें 50% स्कोर अचीव करेंगे अगर आपका टारगेट है, उसमें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे। और इसके बाद तीसरे राउंड में हम 70% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो क्या करना होगा उसके बारे में बताएंगे हम। तो पहले मैं 30% वाले की बात करूँ इनऑर्गेनिक में, तो जो भी हमने पहली स्लाइड बताई थी, कोऑर्डिनेशन का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। तो कोऑर्डिनेशन में भी आप, अगर आपका समय कम दे पा रहे हैं, थोड़ा पार्ट इनऑर्गेनिक का वीक है आपका, फिर भी आप VBT, आइसोमेरिज्म और सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लीजिए। आप आपके नोट्स हो NCERT, उनसे काम चल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री में आप केवल NCERT ओरिएंटेड रहिए, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक तीनों पढ़िए और NCERT ओरिएंटेड ही रहें उसके आप। ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR, डाइपोल मोमेंट और MOT पे फोकस करें। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो 30% के आसपास स्कोर करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक में। उनकी बहुत ज़्यादा नहीं कि मेरे को सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, मतलब वो इस बात से कन्विंस है कि मेरा 30% रह जाए, मेरे काफ़ी है। मेटलर्जी में पूरी मेटलर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो ओर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही जेईई का खत्म हो जाता है। तो आप जितने ओर्स दिए हैं उनको जरूर रीड कर लें। ओर्स की लिस्ट NCERT में आगे दी हुई है और बाकी सब चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा ओर्स भी दिए हैं, उनको मिला के बोल रहा हूँ बच्चों में। तो ओर्स की लिस्ट पढ़ने से भी हमारा काम काफ़ी सारा क्लोज टू 30% स्कोर लाने लायक हो जाएगा। तो मेरी तरफ से 30% वालों के लिए यही इन्फॉर्मेशन है अभी। तो राजा सर, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले के लिए बताएं जो। जी सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम 30% के आसपास मार्क्स अगर एम करते हैं तो सबसे पहली बात तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी हेल्प कर देगी। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग अच्छा है तो आप इधर काफ़ी आराम से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, सीधा आप जो लंबी रिएक्शंस होती हैं उस पर जाइए ही मत। हमेशा जेईई एडवांस में कुछ बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं और लेंदी क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो वो लेंदी क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही है। जैसे नेम रिएक्शंस में आप एल्डोल, केनिज़ारो, आयोडोफॉर्म ये ज़रूर देखें। ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी सारी तो आपकी प्रैक्टिस करके आपको याद ही होते हैं। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में भी आप इन्हें यूज़ करते रहते हैं तो ये आराम से आपका हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड होती है। इस पर आप SN1, SN2 में बहुत आराम से डिसाइड कर पाएंगे। आइसोमर्स थोड़े से आप कैलकुलेट कर लें, जैसे हाइड्रोकार्बन के 5 कार्बन के तक के तो आपको करके देख ही लेने चाहिए। तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और सेकंड्स में वो आपको मार्क्स दे देते हैं। एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, NCERT लेवल के, मार्कोनिकॉफ रूल के वो पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक पर वो भी 11th NCERT लेवल का भी अगर आप देख के कर लेंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और इन पर बहुत इजीली, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इन पर आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपने कर रखी तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन आप आराम से कर पाते हैं। एसिड बेस है तो जो लोग एसिड बेस पे ग्रिप कर चुके हैं वो ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का जो कंपैरिजन है वो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर वो एलिमिनेट करने लगता है। तो ये लिंक टॉपिक है। अगर आप एसिड बेस कर रहे हैं तो फिर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन भी आपका आराम से तैयार हो ही जाएगा।
फ्री रेडिकल में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में स्पेशली, कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, तो वो आइसोमरम से लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं। ये सब बहुत ही ईजी एरिया है और इसके अलावा ये बहुत फास्ट करने वाला एरिया भी है। तो एक कॉन्फिडेंस से रखिए, जो नीरज सर ने बात बताई थी अभी कि ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका सारा नॉलेज वहाँ पर दिखाना हो। ये एग्ज़ाम वो है ही नहीं जो ये चेक करना चाहता है कि आपको कितना आता है। ये तो वो चेक करना चाहता है कि जो आपको आता है उसको आप कितना इफ़ेक्टिवली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन का हिस्सा है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक मैंने यहाँ आपको लिखे हैं वो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ कॉन्फिडेंट फील करने की, और वो कॉन्फिडेंस आएगा अब आप इन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल एलन की शीट है, उन मटेरियल से अगर आप इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बिना किसी डाउट के 5 मिनट से कम समय में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 30 से 40% मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर लेंगे। लेकिन अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनको लगता है कि मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में ही 40, 45, 35% रेगुलर आ रहे हैं, तो वो इसको थोड़ा और आगे कैसे बढ़ाएं। तो क्यों ना सर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें, हम फिजिकल केमिस्ट्री से ही शुरू करें कि अगर एक बच्चा 50% या उससे ज़्यादा स्कोर जेईई एडवांस में लाने की सोच रहा है और उसको लगता है मैं ये ले आऊँगा, तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, पहले जो अभी हम लोगों ने 30% प्लस स्कोर की जो प्लानिंग डिफाइन की थी वो तो आपको करना ही है। मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो करना ही है और इनमें डायरेक्ट एकदम फार्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यदि आप और हायर साइड में स्कोर करना चाहते हैं तो सॉलिड स्टेट, इसमें जो शुरू के क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेंसिटी कैलकुलेशन, इधर पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इमेजिनरी क्रिस्टल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह यदि बेसिक कंसेप्ट आपका है तो आप आराम से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पिछले 4-5 सालों में आईआईटी ने NaCl टाइप के क्रिस्टल पर कैटायन एनायन के रिप्लेसमेंट, उसके बदले कोई दूसरा आयन डाल दिया और फिर फार्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन या डेंसिटी वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में आ रहे हैं तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम टॉपिक, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम से डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्मली आईआईटी एडवांस में कम देखे जाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लिंक होते हैं। लेकिन आयनिक में टाइट्रेशन कर्व या टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से जेईई एडवांस ने पूछना शुरू किया है, तो आप उन पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। सोलिबिलिटी वाला पार्ट और पीएच कैलकुलेशन यदि आप बेसिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बेसिक मतलब नॉर्मल इक्विलिब्रियम लिख के, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करने में कहीं कहीं पर अप्रॉक्सीमेशंस वगैरह को लेके कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आप बेसिक से सॉल्व करें। वंस अगेन रेडियो एक्टिविटी, जेईई एडवांस इसके क्वेश्चन हर साल तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ कभी कभी रेडियो एक्टिविटी पर भी क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपने मॉडर्न फिजिक्स में भी रेडियो एक्टिविटी ढंग से किया हुआ है तो आराम से आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यूज करते हुए बना सकते हैं क्वेश्चन। तो 50% प्लस स्कोर करने के लिए इन टॉपिक को देख लें और इनमें किसी में भी बहुत इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। एक टॉपिक जो स्लाइड में थोड़ा नीचे रह गया है, डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, वह है केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर वाले क्वेश्चन या आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एकदम डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप केमिकल काइनेटिक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह तो हो गया 50% प्लस स्कोर करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के टिप्स। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिर से मैं KW सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी सर, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे टॉपिक लगभग वही हैं। मेरे टॉपिक में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मेरे इसमें सब्जेक्ट की डेप्थ बदल जाएगी। अब मैं आपको अगर 50% स्कोर टारगेट कर रहे हो तो मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको ये कहूँगा, आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जितने सब टॉपिक दिए उनको टच करेंगे। एग्जाम्पल, जेईई में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एनसीईआरटी से बाहर भी जाते हैं, तो आपको आपका कवरेज अच्छा होना चाहिए। पुराने क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, हाँ यार एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में है ही नहीं लेकिन दिया हुआ है, तो अच्छी कवरेज रहती है। पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा ही करना है आपको। ब्लॉक केमिस्ट्री अभी भी यही बोलूंगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाइए अभी। हालांकि पी ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन कई बार पूछे, इवन लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन ऐसा ही आया है। केमिकल बॉन्डिंग में VSE, PR, डाइपोल मोमेंट, MOT वहीं रखा है मैंने, लेकिन मेटलर्जी में आपके लिए एक बात ऐड कर दी है। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी डिटेल में पढ़िए आप, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक और टिन के बारे में। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर आप 50% टारगेट लेके चल रहे हैं तो। सॉल्ट एनालिसिस
जेई का पेपर, आईटी जेई एडवांस का पेपर सॉल्ट के बिना नहीं बनता है। लैब मैनुअल आपके लिए अभी सफिशिएंट रहेगा। अगर आपका टारगेट 50% के आसपास है तो लैब मैनुअल में जितनी बातें लिखी हैं सॉल्ट से रिलेटेड, एटलीस्ट वो तो आपके नॉलेज में अच्छे से होनी चाहिए। तो इसमें कुछ खास तो बदलाव नहीं है, बस जो चेंजेस मैंने बता दी हैं आपको। अब राजौरा सर बताएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जी सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं बताऊं उसके पहले स्टूडेंट्स एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 50% प्लस केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई एक एरिया जैसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या फिजिकल, वो आपको कॉन्फिडेंस वो नहीं मिल पा रहा उसमें, तो ये भी किया जा सकता है। इस स्लाइड से हटकर ये भी किया जा सकता है कि आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल कर लें या फिजिकल और ऑर्गेनिक कर लें। ऐसे कॉम्बिनेशन दो के बनाकर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये केस टू केस वेरी कर सकता है। आप अपने टीचर से बात करके इसकी एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सब देखते हैं तो बहुत ही एफर्टलेसली आप ये सब कुछ स्कोर कर पाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो नेम रिएक्शंस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। जो एसिड बेस मैंने आपको बताया था वो सब वैसा ही है, पहले वाला तो आपको करना ही है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस पर जेई में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये स्पेशली जो मिक्स्ड मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें एक हिस्सा तो जरूर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रहता ही है। तो क्योंकि 30% पर मैंने आपको कहा था वो लेंदी भी रहते हैं तो आप उसे उस समय छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको 50 प्लस स्कोर करना है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिना आपके वो लंबे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। लंबे वाले क्वेश्चन में मेरी एक और राय है आपको, सबसे पहले ऑप्शन देखना शुरू ना करें। अगर आप डिसाइड करते हैं कि वो क्वेश्चन करना है और आपने रिएक्टेंट देखा और सीधा प्रोडक्ट ढूंढने लगे, उसका उससे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं लगेगा। दोस्तों वहाँ कम से कम 8, 9, 10 और कई बार तो 15 तक रिएक्शन करा के वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। रिएक्शंस जल्दी हो जाएंगी, बहुत आसान होती है। इट्स समथिंग लाइक एक मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल हो तो 2 + 3 + 7 + 9 + 3 - 2, ऐसे लंबा सा क्वेश्चन है, सीधा थोड़े ही आंसर आएगा। एक एक करके चालू करो ना, हो जाएगा, वो बहुत ईजी है। तो बस वहाँ उस क्वेश्चन को करना शुरू करिए, आप प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे। पहले प्रोडक्ट देखने से कॉन्फिडेंस हम लूज़ कर जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर आप एक रीडिंग एनसीईआरटी से या आपके जो नोट्स हैं उससे कर लेंगे तो वहाँ काम चल जाएगा। इसमें स्पेशली ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, इनके बारे में थोड़ा, पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, और अमीनो एसिड में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अगर आप थोड़ा देख लें तो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बहुत आराम से आप ये कर सकते हैं। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में आपने अगर ये टॉपिक पढ़ रखे हैं तो ऑर्गेनिक में इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि वो मार्क्स की गिफ्ट बोलते हैं हम तो उसे। और थोड़ा सा पॉलीमर की जो लिस्ट एनसीईआरटी में दे रखी है आपके नोट्स में जो है, अगर आप उसे देख लेंगे तो ये इतने आसान है, थोड़े याद करने के मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि पॉलीमर आप कर रहे हैं तो अब से एग्ज़ाम तक अगर अल्टरनेट डेज में सिर्फ वो उनको देखते रहें, बिना लोड के, याद करने के स्ट्रेस के बिना सिर्फ देखते रहें, तो कोई ना कोई पॉलीमर तो दोस्तों ऐसा आ जाएगा जो देखते ही आपको विदिन सेकेंड्स मार्क्स दे जाएगा। तो बच्चों 50% प्लस स्कोर करना ऑर्गेनिक में कहीं से भी मुश्किल नहीं है। अब जो लोग अपने प्रैक्टिस टेस्ट में उससे अच्छा स्कोर कर रहे हैं और उनको लगता है कि मैं 70 या उससे ज़्यादा या केमिस्ट्री में पूरा स्कोर भी कर सकता हूं, तो उसके लिए और क्या करना है, इसी सीरीज़ में फिजिकल केमिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। थैंक यू सर। देखिए, यदि आपका टारगेट 70% प्लस स्कोर है तो यह तो तय बात है कि आप टॉप 200 के कैंडिडेट हैं और आप में कॉन्फिडेंस है और आप अच्छा परफॉर्म लगातार अपने टेस्ट में कर रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अब आप सिलेबस का कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते हैं। यदि आप 70% प्लस को टारगेट रख रहे हैं तो आपको हर टॉपिक के टफ़र साइड के क्वेश्चंस भी लेने होंगे, क्योंकि आईआईटी हर बार पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो सरप्राइजिंगली टफ पूछता है। अब वो फिजिकल से भी हो सकता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से भी हो सकता है। तो उन क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए टॉपिक के लिस्ट इस बार मैंने अलग से कुछ नहीं लिखे हैं। एक बहुत सरप्राइज़ आप लोग को कर रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी अक्सर क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है, लेकिन मैंने उसको लिया नहीं है। और सबसे सरप्राइजिंग है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। गैल्वेनिक सेल वाले सारे क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन से बनते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, और कंडक्टेंस वाले क्वेश्चन छोटे छोटे फार्मूला से बन जाते हैं। लेकिन चूँकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम का भी पुट रहता है, दूसरे चैप्टर से भी वह लिंक कर देता है, इसीलिए अब तक मैंने 30% या 50% स्कोर करने में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन यदि उनके भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो एक तो उधर भी हेल्प करेगा, और प्लस यदि आप उसको आयनिक से अच्छे से लिंक कर पाते हैं तो यह तो आपको अब कवर करना ही चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री में जो अब तक
अनटच्ड टॉपिक था, उसमें मोस्टली पिछले 3 नहीं 5-6 सालों से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह CMC वैल्यू मिसल से ही रिलेटेड पूछे गए हैं। कभी कभी एडजॉर्प्शन वगैरह से भी रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, बट मिसल्स, सरफेस टेंशन का वेरिएशन, विस्कोसिटी का वेरिएशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का वेरिएशन, इनसे क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एक सर आप लोगों के परमिशन से मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि यदि आप अच्छे पोजीशन में हैं तो आपको लास्ट 10 डेज़ या 12 डेज़ की प्लानिंग ऐसी रखनी चाहिए कि लास्ट 5 ईयर्स के दोनों इनिंग के पेपर आप पर डे का एक टारगेट बना लें और उसको आप दें। मतलब एक दिन आपने 3 घंटे का शेड्यूल, और वह 3 घंटे का शेड्यूल भी आपके IIT के टाइमिंग पर ही होना चाहिए। एक दिन सुबह के सवेरे टाइम दिया तो एक दिन शाम एक को दिया, शाम में दिया, और 10 दिन में भी आप यदि इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप एक पेपर दें, फिर उस पेपर की ढंग से एनालिसिस करें, जो भी गलतियाँ आपसे हुई उस गलतियों से उसके टॉपिक को फिर से अपने क्लास नोट्स वगैरह से पढ़ें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल जो भी मैंने बोला पेपर देने के लिए, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टफनेस आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा पेपर में। आपको JEE एडवांस के पेपर्स को बार बार सॉल्व करते रहना पड़ेगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख करके भी कॉन्फिडेंटली परफेक्ट आंसर कर सकें। अब मैं कपिल बादवा सर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गाइड करने के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ। जी सर। बच्चों देखो, अब हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। सबसे पहले बात तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री से लेना चाहूँगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई बार क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देते हैं और रिएक्शन पूछी होती है इनऑर्गेनिक की, लेकिन फाइनली जैसे 2018 का क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है। जी सर। क्वेश्चन शुरुआत किया उन्होंने, मोल कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है, रिएक्शन का सीक्वेंस है, वो पूरा रिएक्शन का सीक्वेंस इनऑर्गेनिक का है। जिसने इनऑर्गेनिक में वो रिएक्शंस पढ़ रखी वही कर सकता है, और लास्ट में पूछ लिया इस रिएक्शन से बनने वाले जिप्सम का अमाउंट बताओ। सही कहा सर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी भी पिछले ऐसा साल होगा। एनिलीन वगैरह के क्वेश्चन मतलब वो सारी चीजें एल्काइन का जो इंटर कन्वर्जन था वो भी पूछा था, एल्ड पूछा था उसमें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब बात करूं अगर मैं, तो आपको टॉपिक अब कोई भी नहीं छोड़ना है। ऐसा कहा जाता है, ट्रेंड भी है, पीरियड टेबल के क्वेश्चन कई सालों में कम रिपीट होते हैं, लेकिन आपको, क्योंकि आपका टारगेट 70% है बच्चे, आपके बारे में अब हम इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपको क्लोज टू 100 और अंडर 50 के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है। पीरियोडिक को भी अच्छे से चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टी रीड करनी होगी। हालांकि कई बार क्वेश्चन पी ब्लॉक से रिलेट हुआ था, कभी प्योर पीरियोडिक प्रॉपर्टी का होता है, दोनों रिलेशन है उसके अंदर। केमिकल बॉन्डिंग पूरा करना ही है। कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। कोऑर्डिनेशन के कई बार एग्जाम्पल बियॉन्ड बुक गए हैं, लेकिन वो लॉजिकल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे सर ने कहा सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। सरप्राइजिंग में ऐसा नहीं कि कुछ अननोन चीज आ जाएगी। हाँ, आई भी है, ये भी बता दूं आपको, जैसे होमोल्यूम वर्ड NCERT में नहीं है, लेकिन JEE ने इंट्रोड्यूस किया उसको 2017 के पेपर में, तो कुछ चीजें आएंगी। लेकिन उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं जा सकते। आपके नोट्स में जितना बताएगा उसको विश्वास करिए। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां आप पढ़ते हैं जितना बताएगा उनको आपको विश्वास करना होगा, उसके आसपास रहिए आप। छोड़ना आपको अपने नोट्स में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। मेटलर्जी पूरा करना होगा अब आपको। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, भले एस ब्लॉक में क्वेश्चन कम दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार मिक्स क्वेश्चन में एस ब्लॉक भी यूज हो ही जाता है। पी ब्लॉक हुआ, सॉल्ट हुआ। मैं सॉल्ट के बारे में एक बात बोलूंगा बच्चों। सॉल्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको क्या करना है, कहीं पर भी जाकर के आप पुराने रुड़की के क्वेश्चन निकालिए जो पहले आए थे। काफी पहले रुड़की के एग्जाम हुआ करता था, करीब उसके 50-60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले निकालिए, आप उनको करिए। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो क्वेश्चन कई बार पैराग्राफ फॉर्म में JEE में कन्वर्ट होकर आए हैं पिछले कुछ सालों में। आपको कुछ नहीं करना तो उसको करिए, आप उनका आंसर मैच करिए, आसानी से होंगे अगर आपने सॉल्ट तैयार कर रखा है तो। सॉल्ट में एक टेबल पढ़ते हैं अपन, कैटायन की क्लासिफिकेशन वाली, वो आपको बहुत अच्छे से, उसमें हर पॉइंट का लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में H2S पास करने पर किसका पीपीटी आएगा, कॉमन आयन फेट कहाँ लग रहा है, किस रिएक्शन की वजह से पीपीटी नहीं आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। प्रूशियन ब्लू, टर्न्सफुल ब्लू, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सॉल्ट में होती हैं आपको इन डेप्थ देखनी होगी। और उसके लिए आप एक बात बोल रहे हैं सर कि JEE में बाहर से भी आता है, तो मैं बाहर से कहाँ से देखूं? मैंने कहा ना, पहले अपने नोट्स पे विश्वास करिए। हर टीचर अपने आप से बढ़िया ही देता है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी हुई हैं। दूसरा, आप पुराने पेपर जब करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें सामने आएंगी, तो आपको लगेगा हाँ मेरा ये एरिया मुझे यहाँ से कवर करना है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट की आपकी डेप्थ थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें मिक्स कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। बस इतना ही मेरी तरफ से, बाकी सर बताएं आप। जी,
बच्चों जैसा फिजिकल और इनऑर्गेनिक में सर्च ने बताया, ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही है कि अगर आप 70% या उससे ज़्यादा या 80-90 स्कोर करना चाहते हैं तो अब आप कुछ छोड़ तो नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे नोमेनक्लेचर से आप देखें, पिछले 6 पेपर ले लें अगर 2-2 साल के, और उससे पहले भी ले लें, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिखेगा, वो बड़ा इजी है। लेकिन ये भी नहीं छोड़ सकते अगर आप ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि जैसा कपिल सर बता रहे थे, यहाँ वो लिंक्ड होता है। वो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक नेम दे रखा है और उस पर कोई रिएक्शन पूछी है, तो क्वेश्चन तो उस टॉपिक का हुआ, लेकिन उसके बिना आप कर नहीं पाएंगे। तो जिसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है वो टॉपिक भी आपको कवर करना ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब टॉपिक बाउंड्री बहुत ही थिन है, तो सबसे मिक्स्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पूरा ही करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल कोई जेई मेन से बहुत ज़्यादा होती है, नहीं। एडवांस के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली जेई मेन के कुछ क्वेश्चन जो आते हैं डिफ़िकल्ट उसी लेवल के होते हैं। तो नया कुछ भी नहीं करना है, और जो आपने कर रखा है, आपके जो नोट्स हैं, थ्योरी है, बस उसी को रिवाइज़ करना है, और पुराने पेपर्स आपको करते रहना, जिससे आपको क्वेश्चंस के ट्रेंड पता चल जाए, और क्वेश्चन से घबराए बिना उनको अप्रोच करना है। फर्स्ट थॉट पे आपको जो आइडिया आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन पर अभी पेपर सॉल्व करते समय, वही आप अप्लाई करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी सोच कुछ गलत है, तो जब आप पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं तो अपने मिसकॉन्सेप्ट्स को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये कुछ बच्चों का ऐसा अप्रोच मैं देखता हूँ, वो जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो ऐसा बोलते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा दिख रहा है, इसका आंसर इतना इजी तो नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर जो अपेरेंटली दिख रहा है ये तो छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे पर चलता हूँ। ये बहुत ही ख़राब अप्रोच है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप पुराने क्वेश्चंस करते रहिए, और एक भी एरिया अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोड़े नहीं। तो मुझे लगता है जो लोग पूरा पढ़ के अभी प्रैक्टिस पेपर्स में 70% 75% के आसपास स्कोर कर रहे हैं, वो करीब करीब लेस देन 10 मिनट्स में वो इतना स्कोर एग्ज़ाम में आराम से कर पाएंगे। और जो थोड़ा टाइम अगर और दें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली वो 100% स्कोर कर सकते हैं। सर मैं यहाँ एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जो 70% प्लस टारगेट कर रहे हैं बच्चों, मैं ये कहूँगा आपको कि आप जब मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट आप 3 घंटे में ना दें, उसको थोड़ा सा हम 10-15 मिनट टाइम रिड्यूस टारगेट लें। एक्सेलेंट। उसमें क्या होगा आपका कि आपको जो एग्जाम परफॉर्मेंस में जो पेपर बिगड़ता है थोड़ा सा, वो भी आप कंडीशन लेके चलेंगे। आप 3 घंटे मत दीजिए, जब एक दिन पेपर दे रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, उसको 2.25-3 घंटे में पूरा करने की कोशिश करिए। सही कहा हूं सर मैं? बिल्कुल सर, टाइम प्रेशर में। और बच्चों ये जो आप पेपर दे रहे हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखें, इस पेपर की आंसर की आप खुद चेक न करें, घर में किसी से चेक कराएं और वो रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट करवाएं। इससे क्या होता है, वो जो रिज़ल्ट प्रेशर जो होता है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम प्रेशर को अवॉइड तो कर नहीं सकते, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। कि सर ने बताया टाइम प्रेशर, भाई एग्जाम में क्या डिफरेंट होता है, 3 ही चीज़ें डिफरेंट होती है। एक आप किसी और लोकेशन पर जाकर देते हैं, एक रिजल्ट प्रेशर होता है, एक टाइम प्रेशर होता है। तो किसी और लोकेशन पर तो आप इतने मैच्योर हैं, कर ही लेंगे। टाइम प्रेशर की बात सर ने कही, रिजल्ट प्रेशर मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट किया जा सकता है कि रोज़ घर में एक अनाउंसमेंट हो कि आज के पेपर में इतना नंबर आया। और फिर इसके बाद जो सर बोल रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो नीरज सर ने बताया कि उस पेपर का एनालिसिस करके उसके टेक्स निकालिए कि मैं आज के पेपर में क्या क्या गलती किया, और जो मिस्टेक्स बच्चों दूर करने जैसी हो, जिसके आप आसपास हों, जिनको सिली मिस्टेक्स कहते हैं या थोड़ा सा भूल गए थे, वो वाले तो आप बिल्कुल इंप्रूव कर लें। लेकिन कुछ ऐसा है कि ये तो पता ही नहीं था, तो अब वो समय नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ें या कोई और टॉपिक करें, उसकी ज़रूरत नहीं। उसके बिना भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है क्रैक IIT का, ज़रूर देखिए हमारे चैनल पर, जिसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दिया जा चुका है। उससे आपको पता चलेगा कि ये एक स्मार्टली खेलने वाला गेम है, इसमें स्मार्ट प्लेयर्स जीतते हैं। हार्ड वर्किंग हर बार जीते ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्किंग तो पक्का जीतेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। मतलब बहुत क्लियर ओपिनियन है कि यदि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो और टेस्ट में परसेंटेज स्कोर 30, 40, 50% के आसपास रह रहे हैं, और आप यदि टारगेट बना रहे हैं कि IIT में आप 90% ले आएंगे इस 25 दिन में, तो आई थिंक सर ये बहुत रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। तो हम लोगों ने यह जो पूरा क्रैक IIT का एक सीरीज बनाया है अल्टीमेट गाइड, इसका पर्पस यही है कि आप जिस परसेंटेज रेंज में अभी बिलोंग कर रहे हैं, आप हमारे सजेशंस को मानें
और हमें फॉलो करें, कंटिन्यूअसली फॉलो करें, पूरा का पूरा सीरीज ऐसा ही चलता रहेगा एडवांस तक, तो आपका परफॉर्मेंस कुछ न कुछ निखर जरूर जाएगा। यदि आप 30% 40% के रेंज में हैं तो यह हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपका परसेंटेज स्कोर 50% 60% तक बढ़ जाए। लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। इस पूरे सीरीज को आप अदरवाइज नहीं लें कि हम आपको 30% के लिए गाइड कर रहे हैं या 50% के लिए गाइड कर रहे हैं, आपके फेवर में गाइड कर रहे हैं। जहां आप हैं आज उससे आप एक बेहतर कदम आगे बढ़ाएंगे, बेहतर बन जाएंगे। और क्या चाहिए? यस सर, जी सर। जी सर। बिल्कुल सर। सर ने अभी एक बात बोली लास्ट में कि एक टाइम प्रेशर होता है, एक लोकेशन प्रेशर होता है, मतलब बहुत सही बात निकल के आई आपकी सर। बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस प्रेशर से ही निकलना है। एग्जाम जो है आईआईटी का एग्जाम मतलब कुछ अलग नहीं है, एक नाम अलग हो गए, उसमें थोड़ा सा आपका फियर हो गया, दिन में 2 पेपर देने हैं, बस 2 पेपर का पेशेंस भी आप में रहना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, आप हमसे जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी श्रृंखला में क्रैक आईआईटी में अब हम आपको फिज़िक्स और मैथ्स के एक्सपर्ट से भी बातचीत कराएंगे, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस को आप थोड़ी पॉलिशिंग करके और अच्छा बना सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ टीम एलन। थैंक यू। थैंक यू।